तो मैं, हाँ, अभी जो आज स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका 3D। 3D में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को अभी तक थोड़ा ही सही पर डराती तो है, और इसका एक बड़ा कारण कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो कहीं ना कहीं मिस रहता है। तो मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, नोट भी करेंगे, और मैं अभी क्या करूंगा, बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगा। आप लोग कॉपी में चाहो तो सॉल्व करके जैसे भी हो आप लोग रेस्पॉन्स करोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं उस समय वहां खड़ा होऊंगा बोर्ड पर, तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, इसलिए कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखे, मुंह से बोले। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो एक अलग बात है, जैसे उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। अपने क्या नाम है, एसओई का लड़का, उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और के साथ भी हो सकती है, तो वे थोड़ा सा ध्यान करें। बाकी किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो वो डायरेक्ट बात करें। और इसको मैं अभी शुरू कर रहा हूं 3D को। इस 3D में जो सबसे पहली चीज है वो आप देखोगे, एक सेकंड। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर हमें जो ऑक्टेंट्स के साइन याद करना रखना जरूरी है क्या? ऑक्टेंट के साइन याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर वो जी तो हमें वैसे ही पता रहते हैं, हम उन्हें याद क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। बेटा मुझे नहीं पता कि हम उन्हें क्यों याद रखें, क्योंकि वे तो ऑलरेडी याद रहते ही हैं हमें, और उनको हमें अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक बार बता देता हूं कि हमें क्यों जरूरत नहीं है। ऑक्टेंट की बात आप कर रहे हो, तो ऑक्टेंट की मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूं जो आप ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। 12 3D, इसमें ऑक्टेंट में अगर आप देखें तो आपको क्वाड्रेंट के साइन तो मालूम है ना? पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरे में प्लस माइनस। सर माइनस प्लस, सर जी माइनस प्लस। हाँ देखो, ये अभी से ऐसे करोगे आप कहोगे ये तो याद करने की बात है, एक्स एक्सिस याद रखना है। ये रहा ग्राफ, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, तो माइनस प्लस। दूसरे तीसरे में माइनस 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 प्लस और चौथे में हो गया प्लस माइनस। ये रहा फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट, यही है ना? अब जब इसको ऑक्टेंट में अगर हम बदल दो, ये तो है क्वाड्रेंट, तो बड़ा सिंपल है। जो पहले 4 ऑक्टेंट होंगे, ध्यान रखना, फर्स्ट 4 ऑक्टेंट, उन सब में शुरुआत में प्लस होगा, फर्स्ट 4 में। यानी अगर मान लो शुरुआत में प्लस से शुरू हुई है ना, तब तो वो हो गया, क्या हो गया वो? सर जी मालूम नहीं है। अरे बता तो रहा हूं, ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेंट का मतलब 8 8
तो ये तो एक्स वाई हो गए। ऐसा करो, आप शुरू का छोड़ो, लास्ट का लिखते हैं। एक्स और वाई तो हो गए, अब बचा क्या? जेड। तो फर्स्ट में नहीं, लास्ट में, यानी जेड एक्सिस का साइन। देखो, पहला वाला साइन एक्स एक्सिस का, दूसरा साइन वाई एक्सिस का, तीसरा साइन जेड एक्सिस का होता है। तो जेड एक्सिस लास्ट में आ रहा है, तो पहले में नहीं, लास्ट में। आपको क्या करना है, शुरू के 4 में ऑक्टेंट बनाने के लिए प्लस कर दो शुरू के 4 में। यानी अगर लास्ट में पॉजिटिव है तीसरा, तो इसका मतलब फर्स्ट 4 ऑक्टेंट, और अगर लास्ट में माइनस है, तो इसका मतलब लास्ट 4 ऑक्टेंट है। आप देखो, मैं एज इट इज लिख रहा हूं इनको, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया ऑक्टेंट। एक बार फिर समझ लो, जो क्वाड्रेंट के शुरू के 2 साइन हैं वो हैं एक्स और वाई एक्सिस के, जो आप क्वाड्रेंट में पढ़ते हो। अब आता है जेड एक्सिस का, तो यदि लास्ट वाले में प्लस है जेड एक्सिस का, तब तो फर्स्ट 4 ऑक्टेंट हो गया, और कौन सा होगा वो पता लग जाएगा शुरू के 2 से। लास्ट वाला है माइनस में, तो यानी 5 से लेकर 8 तक का होगा। 5 कौन सा होगा? जिसमें शुरू में ये, इसी को 1 2 3 4 के हिसाब से आप देख लो। तो चूंकि लास्ट में माइनस है, इसलिए इन सब में 4 ऐड कर दो, क्योंकि 4 पहले से हो चुके हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट में प्लस है तो 1 से 4, लास्ट में माइनस है तो शुरू के 2 देख करके 4 ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा 6 to 8। इसलिए इनको कोई बहुत ज्यादा याद करने की या उनकी जरूरत नहीं होती। अभी हम अब चलते हैं थोड़ा सा 3D के बेसिक पर, जिसमें ये ऑक्टेंट वाली बात तो हो गई। इसके बाद एक आता है डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशो। अगर 3D के फॉर्म में लिखा हुआ है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ABC, इस तरह से कोई भी वेक्टर 3D में इसी 2 तरह से लिखा जाता है। अगर वो IJK की फॉर्म में होगा तो हमेशा बीच में प्लस या माइनस जरूर होगा, और यदि वो IJK नहीं है तो वह कॉमा लगा करके। तो जो भी IJK के कोफिशिएंट हैं, या इस तरह से ब्रैकेट में लिखे हुए हैं नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, आप देखोगे 2 3 -1, ये जो इस तरह लिखे होते हैं, ये डायरेक्शन रेशो कहलाता है, पहली चीज। अब अगर आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पर, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको ये जो डायरेक्शन रेशो है, इनसे पहले R निकाल। R यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, बिल्कुल, मैग्नेट यानी स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर्स का प्लस। रूट। इसको कई जगह R कहा है, किसी किसी बुक में लैम्डा भी लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की डिस्टेंस है ये। अगर हम ग्राफ के हिसाब से समझें, तो ये कोई पॉइंट है, इसके डायरेक्शन रेशो है ABC, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ध्यान करना मैं डिस्टेंस शब्द ले रहा हूं, OP, ये जो रहेगा, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है, उसका डिस्टेंस हो गया R, इसको जनरली में R से डिनोट करते हैं। R निकल जाए तब हम डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं, जो आप सबको भी मालूम है, पहले पढ़ा हुआ है सारा, जिनको हम L, M और N भी कहते हैं। L यानी कॉस अल्फा, M यानी कॉस बीटा,
n यानी cos गामा, यानी किसी भी वेक्टर का x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, ये ध्यान रखना, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल अल्फा, y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बीटा, z एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल गामा। अगर हम ऐसा कहते हैं तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी इनको कहते हैं, और इसी का शॉर्ट नेम होता है LMN। जब हम cos अल्फा निकालते हैं यानी L निकालते हैं, तो पहला रेशो A अपॉन, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जो आप 10th में पढ़ा है, तो A अपॉन R। इसी प्रकार से M होता है B अपॉन R, B upon R। C अपॉन R। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई भी वेक्टर दे दिया, उसका आपको डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस पता कर। अब यदि इन तीनों को ध्यान से देखें तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N 1 होगा। हो जाता है 1 होगा। स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं, कट जाते हैं, इस तरह से फाइंड। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू 1। 1। इसी में एक और चीज छोटी सी रहती है, कई बार 2 पॉइंट दे दिए, एक दे दिया मान लो A1 B1 C1, दूसरा दे दिया B पॉइंट A2 B2 C2, ये B पॉइंट है। आपको AB लाइन वेक्टर का, AB वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता करना, तो क्वेश्चन तो आया है AB वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता जो 11th में था, कि अगर हमें AB दे रखा है, अलग अलग A और B के वेक्टर्स दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले AB वेक्टर निकालना है, एंड दैट इज B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, अर्थात OB माइनस OA। B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन। अगर हम इनको ध्यान करें तो B के पोजीशन वेक्टर और A के पोजीशन वेक्टर को जब माइनस कर लेंगे, यानी A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1 प्लस C2 माइनस C1, ये हमें AB वेक्टर के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। अब जब ये डायरेक्शन रेशो आ गए, तो जिस तरह से हम औरों को करते हैं, क्योंकि अब तो ये वेक्टर हो गया, तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। यहां तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी लगता है, एक छोटी सी बात और जो 11th तक रहती है पीटी की, और वो है इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। ये भी आपके 11th में था, ये एक्चुअली मैं 11th का भी रिवीजन में बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जब आपको पता होती है, तब जाकर के 12th में 3D ज्यादा बेहतर हो पाती है। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, यानी रेशो अगर इंटरनली है और रेशो हो आपको m/n, तो आपको पता है x का मतलब हो गया n का इंटू m को क्रम से इंटू करना, और इसी तरह से y का और इसी तरह से z का फर्क इतना है कि इन सब में प्लस साइन आ जाएगा, और अगर इन एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ये सब किया हुआ है, किसी को कुछ अगर ध्यान नहीं हो तो मेरे से पूछ सकते, ऐसा कुछ लगता हो, नहीं तो मैं सीधा सीधा अब चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन करा दूं। पहले क्या कहना है आपका, बताओ। यस मिटा दो यस इसे? सर, क्वेश्चन। इसे मिटा दूं? यस सर। यस सर। ये सारा 11th का था जो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही अब फटाफट से मुझे क्वेश्चन के आंसर दे दो आप। एक क्वेश्चन आया था, मैं सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा आपको वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा,
क्वेश्चन था इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, एक लाइन अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है with the positive direction of axis. So write the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. आपको sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, क्या होगा ये मत बताओ, कैसे बताएंगे? सर पहले साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको ध्यान में आ गया होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। जब इन सबको करोगे तो उसमें आ जाएगा 3 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, तब लगता है कि ये तो बहुत आसान था। लेकिन जब पहली बार ये आया था तब बच्चे सारे घबरा गए थे कि पता नहीं, कि हमने तो कॉस स्क्वायर पढ़ा था, ये sin स्क्वायर कहां से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एक ही आंसर होता है कि जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। खैर, सबको ये क्वेश्चन ध्यान में आ गया होगा बेटा, लिख लेना। एक और बता रहा हूं आपको, डायरेक्शन रेशो बताना है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन रेशो की, ध्यान करना। यानी आपको डायरेक्शन रेशोस बताने हैं 3a प्लस 2b के, और इसके लिए a आपको दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और b दे रखा है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। कम ऑन, direction ratio of 3a plus 2b, where a equal to this and b equal to this। बताइए जी, मैं तैयार हूं। सर 3 और a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 2। बताओ, आंसर बताओ, मैं लिखूंगा। यहां मुझे आंसर बताओ जल्दी से। सर 8 कोमा माइनस 5 कोमा 4। और बोलो। सर 2 मिनट। कोई और बोलना, कम ऑन, इतना टाइम मत लगाओ भाई। बाकी के बच्चों को 7 माइनस 5 और प्लस का 4। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सोनू कुमार पंडित। जी सोनू, बहुत शाबाश बेटा। 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 एंड 4, वेरी गुड। चेक कर लेना अपना अपना। तीसरा क्वेश्चन, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं बोर्ड में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बता रहा हूं केवल। और देख लो, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड थीटा with x, y and z axis, है ना, where theta is acute angle, then find theta। 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड थीटा आपके एंगल हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थीटा इज acute, then what is the value of theta? Come on। सर प्लस माइनस 1/√2। गलत है, आगे बोलो, तुम मत बोलना। सर 60। कौन बोला ये? सौरभ। सौरभ। 30 होगा सर। 30। अब ये देख लो, पहले 60 फिर 30। 30 होगा सर। होगा प्लस सर। माइनस क्या, माइनस प्लस? सर प्लस।
सर ठीक है। पॉजिटिव में। दोनों सर, साइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर फर्स्ट सर क्वाड्रेंट, एक्यूट एंगल है ना? तो फिर प्लस ही होगा ना, बोलो ना मुंह से। यस सर। वो यस लड़का सर, तो भूल गया, उसने बिल्कुल सही बता रहा था, लेकिन यही गलती है एग्जाम में भी करता है मेरे बेटा। होता क्या है, आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हो, ध्यान करो बेटा, हाफ वैल्यू कॉस गामा की है, और वो भी प्लस माइनस नहीं हो सकती क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर कॉस गामा हाफ आ गया, पहली बात तो हाफ होना ही नहीं चाहिए वो कॉस गामा तो। सर थीटा आएगा पाई/3, वो भी हाफ प्लस ही का है। होगा, ठीक है। नहीं, हाफ नहीं आना चाहिए बेटा, √3/2 आना चाहिए। तो सर पाई/4 क्या? पाई/4 आएगा सर जी। क्यों बेटा? सर क्योंकि कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस Yes, sir. 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 0। तो ये तो 0 हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1/4 स्क्वायर बोलो। और ये रही थीटा, तो थीटा मत करो, यहां लिख दो गामा। कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 बेटा 1/4 को वहां ले जाओगे, माइनस करोगे तो ये 3/4 ही तो आएगा। यस सर। तो जब स्क्वायर हटाओगे तो √3/2 रहा कि नहीं रहा? यस सर। यस तो √3/2 का मतलब 30 डिग्री हो गया ना? यस सर, हाँ बिल्कुल 30 नहीं डिग्री। सर, क्या कर रहे हो बेटा? 30 नहीं होगा सर, क्यों? प्लस माइनस का भी होगा है? सर, प्लस माइनस भी होगा ना सर? क्यों बेटा, आपको बताया ना मैंने, करंट में तो माइनस क्यों आएगा? यस सर सर, समझिए। बेटा क्वेश्चन में अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया होता तब एक दो आंसर हो सकते थे, और उसमें भी माइनस नहीं होता, उसमें फिर यहां माइनस करके पाई माइनस थीटा करना था, तो वो 150 आता। यस ध्यान आ गया? क्योंकि कॉस की ध्यान करो, प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई होती है, यस सर, ध्यान है? यस सर। हाँ, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव। ये आ गया पाई/6। और देखो चौथा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो सिंपल रहते हैं और इनको करने का आसान तरीका भी आप लोगों को आ जाना चाहिए। ए लाइन डायरेक्शन, हाँ कुछ कहना है बेटा? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, राइट, ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P on y-axis, write the distance of a point P on y-axis. Come on. कैसे करेंगे? सर B, B के बाद C है क्या? हाँ, यस सर। P पॉइंट है ABC, आपको डिस्टेंस बतानी है, वो हाँ डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की वाई एक्सिस से। बी होगी सर। हाँ सर। और कोई? सर, रूट के अंदर a² + c²। वेरी गुड, कल ही क्वेश्चन डिस्कस किया था ऐसा। एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट छोड़ दो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कभी देखना हो तो एक्स को छोड़ दो, वाई से देखना हो वाई के कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, जेड से देखना हो जेड को कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, जो बच रहा है वाई एक्सिस से निकालना है तो ए और सी का, a² + C²। क्यों होगा, हमने इस पर भी बातचीत की थी, क्योंकि वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पर जहां से डिस्टेंस पता करना है वो कोऑर्डिनेट होगा 0 B 0। ध्यान करो, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 B 0, और जब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो B - B 0 हो जाता है और a² + c² आ जाता है। यहां पर किसी बच्चे को कुछ पूछना है
तो नो पूछो सर। जी। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक और बताता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोर्ड में आया था कि इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशो 2, -1 एंड -2, ये डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं किसी इस पॉइंट के, लाइन के, हैज डायरेक्शन रेशो दिस, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस? इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? सर 2/√5 yes sir, plus minus आगे 2 बताया upon करो, बीच में पहले बोलते हो तुम सौरभ, yes और sir, तुमने लगातार गलत बोला है, कंफ्यूज हो जाते सर हो। मैं नहीं बोल रहा, सर मैं नहीं बोल रहा। कौन बोला था ये? sir मैंने बता था सर अभी। हाँ बेटा ध्यान करो, जो भी बोल रहे थे ना करके बोलो ना, मैंने इसलिए कहा कॉपी सर पेन कर लिया लेके सर। बैठो। सर डायरेक्शन कोसाइन है 2/3, -1 upon 3 -2/3। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, सर बिल्कुल इसमें ठीक है। सर इसमें और प्लस अब माइनस नहीं आएगा है बेटा, सर? प्लस माइनस क्यों बेटा? नहीं बच्चे, कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें, बहुत ध्यान से समझ, ये गलत फहमी है आप, ठीक है? यस सर। तो इसका रूट निकाल करके सीधा इनके अपॉन कर देना है बस, क्योंकि Yes, मैंने sir. बताया था आपको आर डिस्टेंस होती है, और उस डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखते। ध्यान है, मैंने वो पिछले में बताया था जो अब तो मिटा दिया। यस क्लियर? यस मुझे लग रहा है Yes, ये sir. बेसिक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के थे आपको आनंद आया होगा, यस यस सर। सर। और प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको 11th का शुरू करता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस, जो बहुत ही सिंपल है। अगर ये सब चीजें आपको रिवाइज हो गई हो तो बड़े आगे। मिटा दो Yes, इसको, sir. कोई स्क्रीनशॉट ले सकता हो तो ले लेना, है किसी के पास फैसिलिटी? सर नोट कर लिया। चलो ले लिया। बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं आपको लाइन इन स्पेस पर, लेकिन लाइन इन स्पेस से पहले एक बार वेक्टर की थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी, वेक्टर की। तो पहले मैं वेक्टर की थोड़ी सी जानकारी करा देता हूं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इन वेक्टरों में अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे पता लगे? सर इनका डॉट प्रोडक्ट 0। बिल्कुल, यानी इफ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा चलो मान लिया। और अगर ये पैरेलल है तो सर लैम्डा टाइम होगा सर। है? सर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम बी। बिल्कुल ठीक कहा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो डायरेक्शन रेशो का जो रेशो होंगे दोनों वेक्टरों, वो हमेशा इक्वल होते पैरेलल, है ना? अर्थात ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, यानी किसी कोफिशिएंट से उसको इक्वल होंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये सबको ध्यान होगा तो ये बहुत आसानी से समझना। चलो मैं आगे। यस सर। तो अब हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। स्पेस इसलिए क्योंकि 3D हो गया, प्लेन में पढ़ते हैं तो 2D, स्पेस में पढ़ रहे हैं तो 3D। यही अंतर है बस स्पेस और प्लेन में। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन होती जो आपने पढ़ी हुई है 11th में, और अब पढ़ रहे हैं स्पेस यानी 3D में, तो इसकी सबसे पहली कंडीशन जो आपको समझनी चाहिए लाइन के बेसिक के लिए,
और उसमें है कि अगर आपको ये पता हो कि कोई लाइन किस पॉइंट से पास हो, पहला यानी आपको किसी भी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट पता हो कि भाई ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है ना। तो मैं इसको मान लेता हूं x1, y1 और z1 इस पॉइंट से पास हो रही, लेकिन जा किधर रही है लाइन, हमें उसकी डायरेक्शन भी पता हो। इस पॉइंट से तो पास हो रही है, लेकिन ऊपर जा रही है, लेफ्ट है, राइट है, कहां पर जा रही है, यानी हमें इसके साथ उसकी डायरेक्शन पता हो। ये ध्यान कर लेना, हमें ऐसी जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो दो कंडीशन हमें दे रखी होनी चाहिए। पहली, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लिया इसको मैं ए वेक्टर भी कह सकता हूं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, और एक मुझे डायरेक्शन पता हो कि ये इसका डायरेक्शन है बी वेक्टर। अगर ये दो चीज मुझे मालूम कि वह ए पॉइंट से पास हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ए है, पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से, और ये बी इसकी डायरेक्शन है, तो मैं बड़ी आसानी से इसके इक्वेशन पता कर सकता हूं। और उसके लिए केवल क्या करना होता है, इसके जो डायरेक्शन दे रखी है उसके पैरेलल ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि इसके डायरेक्शन में है, जब इसके डायरेक्शन में है तो इधर हो गई। अब इसमें मुझे जब इसके पैरेलल है, ये ए दे रखा है, एक जनरलाइजेशन के लिए जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी और 9th में भी हमने इक्वेशन बनाते समय करते हैं, हमने एक पॉइंट P अपनी मर्जी से ले लिया जो इस लाइन की जिसकी इक्वेशन पता करनी है उसके सभी पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, इस लाइन के जिसकी इक्वेशन पता करनी है उसके सभी पॉइंटों को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट P मान लिया, जिसका डायरेक्शन रेशो है मान लिया R वेक्टर। ए चूंकि गिवन था तो आपको पता है PA या AP, इसको तो हम इसको जब हम लिखते हैं, आप एक काम करना, इसके फिक्स पॉइंट से अगर मैंने शुरू किया है तो आप P पॉइंट आगे लिख लेना, आपको आसानी ज्यादा होगी, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो R माइनस A इसका वेक्टर हो गया R माइनस A। फिर से समझ लो, A कोई फिक्स पॉइंट था, P एक जनरल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, तो हमारे पास जिस लाइन की इक्वेशन पता करनी है उसका वेक्टर हो गया R माइनस A, और ये पैरेलल है B वेक्टर के, इसलिए इक्वल हो जाएगा लैम्डा B के, जैसा आपने दो लाइनों के पैरेलल की कंडीशन पढ़ी। इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट दे रखा है वो R माइनस A में आ गया, उस लाइन का वेक्टर, जिसके पैरेलल है उसको लैम्डा B कर दिया। तो इस तरह से R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B इस लाइन की इक्वेशन, बस खत्म। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी हमें कहानी गढ़ने की भी आवश्यकता इसको नहीं है कि इसमें हमें क्या करना है और कैसे, यहां तक ध्यान में आ गया हो। इसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन और एक होती है, कार्टेशियन का मतलब है कोऑर्डिनेट फॉर्म, यानी डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में। तो बी वेक्टर जो है, अगर मैं इसको A, B और C कैपिटल में लिख देता हूं समझने के लिए, तो इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो x1, y1, z1 है, इसके डायरेक्शन रेशो ABC है। ध्यान करना, ये हमारे ऊपर हम क्या ले रहे हैं, आप चाहे तो स्मॉल भी ले सकते हैं, इसमें समझने के लिए है ये केवल, ये मत सोच रहा कि जी कैपिटल ही लेना है क्या,
यही लेना है क्या, कुछ और नहीं ले सकते क्या? आप कुछ भी ले सकते हो समझने के लिए, पर इसके साथ जो डायरेक्शन रेशो है इस पैरेलल वेक्टर के, उसके डायरेक्शन रेशो है केवल ABC। ए पॉइंट जो दे रखा था उसके डायरेक्शन रेशो मैंने लिख दिए हैं x1 y1 z1, और जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था इसके डायरेक्शन रेशो, चूंकि जनरलाइजेशन है इसलिए हमने जनरल ले लिया xy। अब अगर हम इसमें रख करके जब देखते हैं तो रखेंगे इस ऊपर वाले में r माइनस ए, पहले इसका निकालें तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स, दूसरे में हो जाएगा y1 माइनस वाई, तीसरे में हो जाएगा z1 माइनस z। क्या कह रहे हैं आपका, ऐसे ही होगा ना? सर उल्टा हो गया ये। यस सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसीलिए जो हमने अभी आर ना, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, जब हम रेशो देखते हैं अगर तीनों इक्वल हैं, मैंने जानबूझकर इसलिए लिखा था कि आप लोगों ने अभी तक बुक में पढ़ा है, और बुक में क्या पढ़ा है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, यही पढ़ा है ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको x1 माइनस x अपॉन ए करूं, y1 माइनस y अपॉन बी करूं, z1 माइनस z अपॉन सी करूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? इक्वल टू लैम्डा हो। क्या हुआ? सर आर की जगह ए हो जाएगा, ए की जगह आर हो जाएगा सर। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होगा सर इक्वेशन के हिसाब से। नहीं, इक्वेशन में क्या फर्क पड़ा? वो तो नेचुरली वो बाद वाला पहले लिख दिया, इतना ही तो फर्क पड़ा। मुझे बताओ, अगर ये फिक्स पॉइंट मैंने पहले लिया होता, जैसे मैंने पहले लिया था, तब आप लिखते समय a माइनस आर नहीं करते क्या बेटा? जब मान लो मैंने P तो जनरल पॉइंट है ना, एक बात तो आप मानते हो, या P गारंटी है आगे ही होना चाहिए? नहीं सर, जनरल। पक्का ना? हाँ सर। नहीं बेटा, मैं यहीं से बताना चाह रहा हूं, वेक्टर में यही खास बात है, और ये मैंने इसलिए पॉइंट किया था। अक्सर बच्चे गलत फहमी में आ जाते हैं, P कभी भी पीछे नहीं, P कभी भी पीछे नहीं जी। ये अक्सर जब मेरे से पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं, मैंने फिलहाल तरीका ये अपनाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वेक्टर जो आपने मिस कर रखा है पहला, इससे पहला वाला चैप्टर, वहां आप बेसिक भूल गए। अगर आपका ए बी वेक्टर, आप ध्यान करो, आपने एरो लगाया होगा, बी क्या, ए क्या होता है, कौन सा पॉइंट कहलाता है वेक्टर में? इनिशियल। इनिशियल का मतलब यहां से शुरू है, स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? इससे पहले है क्या वेक्टर? अगर नो पहले है सर। तो ये इनिशियल कैसे हुआ? मेरी बात ध्यान में आ गई? यस सर। यही फर्क है बेटा, एक लाइन जो इनफाइनाइट बोथ साइड्स होती है और इसमें। दूसरी बात, बी को क्या लेते हो? टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब फाइनल। एंड पॉइंट। ध्यान कर लेना, फिर से समझ लो, ये वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरती कि अगर बी कैपिटल में है, इसका मतलब ये एंड हो गया, इससे आगे नहीं है। बेटा ध्यान से मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि वो बचपन में लाइन पढ़ते हैं, एरो लगती है तो इनफाइनाइट हो गया। अगर इनफाइनाइट हो गया तो ए बी जब निकालते हो तो मॉडुलस में क्यों केवल इतनी सी डिस्टेंस निकाली, क्यों नहीं पूरी निकालते हो इनफाइनाइट की डिस्टेंस? इसका मतलब क्या है? अगर जनरल है तब तो वो ऐसे आ जाएगा, ए बी सी डी, वो कहां जा रहा है नहीं पता। लेकिन अगर टर्मिनल पॉइंट मालूम है, ध्यान से समझ लेना, अगर टर्मिनल पॉइंट मालूम है तो वो एंड पॉइंट है।
ध्यान रखना इस बात को। इसलिए जब मैंने ए फिक्स पॉइंट दिया मुझे डायरेक्शन कर क्या रहे हो तुम? क्यों शोर आ रहा है? ये बंद करो ना आपकी आवाज। कुछ बच्चों को मैंने बनाया हुआ है को होस्ट, अच्छा नहीं लगता बेटा, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, और मुझे ही नहीं सारे बच्चों को होती है। एक बार फिर से समझ लो बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आपको ए बी वेक्टर दे रखा है ऐसे, इसका मतलब ए इनिशियल है और बी टर्मिनल है, और टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना, इसमें इनफाइनाइट नहीं है, डायरेक्शन नहीं दे रखी है। डायरेक्शन तो है ए और बी की, लेकिन इनफाइनाइट डायरेक्शन नहीं है। हाँ यहां है, ये जो बी डायरेक्शन दे रखी है ना, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन है, हमें वो नहीं दे रखा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। लेकिन जहां पर इनिशियल और टर्मिनल दे रखे हों वो दोनों एंड पॉइंट होते हैं। तो अगर मेरा ए से शुरू हो रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे पहले पी पॉइंट आ ही नहीं सकता, और जब इससे पहले नहीं आ सकता तो मेरा बाद में ही आएगा, और बाद में ही आएगा तो हमेशा r माइनस ए होगा। ये मुझे लग रहा है ऐसे समझा करके आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, और अगर ये हो गया तब आप ध्यान करना r पहले है तो x माइनस x1, और फिर यहां y माइनस y1 और z माइनस z1। मैंने इक्वेट केवल इसलिए लिख दिया है शॉर्ट में करने के लिए, क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है कि इक्वल टू लैम्डा भी है। जब आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे जे कैप के कोफिशिएंट, जो इक्वल वेक्टर आपने वेक्टर में पढ़ चुके हो। अब यहां मैं वेक्टर नहीं बता रहा हूं, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, अगली क्लास में मैं उस वेक्टर के इस कॉन्सेप्ट को ले लूंगा। पर इक्वल वेक्टर में अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू मान लो 2i प्लस 3k है, तो आई कैप के इक्वल होता है, यानी a इक्वल टू 2 और j इक्वल टू b इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें j नहीं है, और c इक्वल टू 3। तो ये इक्वल वेक्टर में आई कैप को आई कैप के इक्वल कोफिशिएंट के इक्वल, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के इक्वल करते हैं। इसी प्रकार यहां लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बीजे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, जब ऐसा करते हैं तब ये इक्वल टू हो जाता है लैम्डा ए के, ये हो जाता है लैम्डा बी के, और ये हो जाएगा लैम्डा सी के, जब आई जे के को इक्वेट करेंगे। और उस पोजीशन में लैम्डा इक्वल टू आ जाता है x माइनस x1 अपॉन ए। चूंकि सभी लैम्डा के इक्वल आ जाएंगे तो इक्वेशन बन जाती है, और ये केवल लाइन की ही इक्वेशन है, ध्यान करना, जिसमें लैम्डा को छोड़ करके हम फिर ये लैम्डा की जरूरत नहीं है, फिर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन इन स्पेस की इक्वेशन लिख देते हैं, जिसमें x1 y1 z1 हमारे जो फिक्स पॉइंट था उसके डायरेक्शन रेशियो हो गए, और डिनोमिनेटर में डायरेक्शन जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक चीज और मैं ध्यान दिला देता हूं, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, x y या z के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लिखा होता है, तो ध्यान रखना इनके साथ माइनस भी नहीं हो सकता। मैं केवल नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर माइनस का साइन भी है तो यानी -1 इज ए कोफिशिएंट, तो आपको माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमेशा इसको x, इसको y और इसको z ही रखना है, तब आप x1 y1 z1 या abc की वैल्यू पता कर सकते हो। यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, बोलो। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक डायरेक्शन, ये फिक्स पॉइंट दे रखा है
-2 6 एंड -3। ये क्वेश्चन आया है 3 साल पहले कंपार्टमेंट पेपर। -2 6 एंड -3। अच्छा नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। और इसके साथ आपको 4 1 -1 4 1 -1 आपको बी वेक्टर दे रखा है। जरा इसका अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखना, वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कई बच्चे वेक्टर फॉर्म लिखते समय गड़बड़ करते हैं। ध्यान करना, क्वेश्चन है ये वाला। ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है -2 6 -3। बी यानी डायरेक्शंस जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 4 1 -1। अगर हमें इसको वेक्टर इक्वेशन बनानी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वेक्टर इक्वेशन ये है, तो R इक्वल टू, यही लिखना है बिल्कुल। अब आप यहां पर I J K की फॉर्म में लिखना, कभी भी कॉमा लगा करके नहीं लिखना। यानी A ये है तो -2I कैप प्लस 6J कैप -3K कैप, ये हो गया A प्लस लैम्डा 4I कैप प्लस J कैप -K कैप। ये आंसर बस इतना ही लिख करके आना है, पूरे नंबर है, क्योंकि यही होता है वेक्टर इक्वेशन। ए और बी दे रखा है, यहां पर I J K लगा करके लिख दिया, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। और अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो तब x माइनस x1 यानी +2/4 इक्वल टू y माइनस 6/1 इक्वल टू z प्लस 3/-1। ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन, इसमें लैम्डा नहीं लिखा जाता। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, बोलिए जी। पूछना है किसी को? हाँ जी, नो सर। तो क्या लगा? नो सर। समझ में आई ये बात?